बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली अफसोसनाक खबर आपके सामने शमाली वज़ीरिस्तान से रखनी है और उसके बाद लम्स से कुछ आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। बहुत ही मेजर आफ्टर शॉक्स हैं DGISPR का जो वहाँ पे विज़िट था, और इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ का विज़िट था, मेला मवेशियाँ, हॉर्स एंड कैटल शो, या आपने उसे घोड़ा और गाय शो जो भी कहना है, उसमें जो हालिया विज़िट था उसके भी अब आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। बहुत सारी फुटेज आ रही है, डिटेल आ रही है, वो आपके सामने रखनी है। फिर बलूचिस्तान से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। फिर इमरान खान साहब का आज का पैगाम आया है। बहुत आज भरपूर दिन था, भरपूर खबरें हैं। पूरा व्लॉग देखिएगा, आज काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान से, शमाली वज़ीरिस्तान से है, जहां पर हमारे 4 जवान शहीद कर दिए गए हैं। जी हाँ, शिद्दत पसंद कहें, दहशतगर्द कहें, अस्करियत पसंद कहें, उन्होंने फायरिंग की है और हमारे 4 जवान, सिपाही असदुल्ला मालाकंड से, सिपाही मोहसन अली मानसेरा से, सिपाही एहसानुल्लाह जमरोद से, सिपाही फरमानुल्लाह चार सदा से, जबकि नायक फरत और सिपाही अजहारुल हक ज़ख्मी हुए हैं। ऊपर जो पहले मैंने 4 नाम आपको बताए हैं वो शहीद हो गए हैं, उनकी आज फिर हमें जस्दे खाकी उठाने पड़े हैं। ये तो सूरत हाल है हमारी शुमाली वज़ीरिस्तान की, और ये कोई एक दिन की सूरत हाल नहीं है। तकरीबन आए दिन हम आपको बताते रहते हैं कि वहाँ पर KP में क्या हो रहा है, हमारे जो फ्रंटियर के ऊपर इलाके हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, बॉर्डर की सूरत हाल क्या है। लेकिन यही नहीं, आगे चलिए ज़रा। बलूचिस्तान में कोई नहीं जा सकता, BLA वाले सड़कों पर घूम रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीबी हुकूमती MNA खालिद मक्सी कह रहे हैं। खालिद मक्सी वही शख्सियत हैं जिन्होंने, याद कीजिए कि जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो वो नोटोरियस अदम एतमाद थी, जो कि जनरल बाजवा की ऑर्केस्ट्रेटेड थी, उसमें वोट किया था और इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश की थी। खालिद मक्सी उन चंद लोगों में से हैं जिनके पास इमरान खान खुद गए थे। मैं उनके साथ गया था पार्लियामेंट लॉजेस में, इनके पास चल कर गए थे, इनसे वोट मांगा था और इन्हें राज़ी किया था। हर दफ़ा ऐसे ही करना पड़ता था, जब वोट होता था इनके पास जाते थे, इनके कोई ना कोई मुतालबे होते थे, कहीं ना कहीं नाराज़गी होती थी और इनको हर दफ़ा मनाना पड़ता था। लेकिन असल में ये तमाम इनसे जो ज़ाहिर है, ये जो मैं एक्टिंग तो नहीं कहूँगा, मुनासिब नहीं है, हमसे बड़े हैं, लेकिन ये जो तमाम हर दफ़ा ये एक्सरसाइज होती थी कि जब भी वोटिंग का टाइम आता था खालिद मक्सी रूठे होते थे। हमें बताया जाता था कि जी वो रूठे हुए हैं। अब पता चलता है कि पीछे से असल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त जनरल बाजवा या DGISI इनको कहते थे कि आप ज़रा रूठ जाएं, अपना वज़न बढ़ाएं, ताकि PTI वालों का, PTI क्या, इमरान खान को पता चले कि आपको मनाना कितना मुश्किल है और आपका वोट लेना कितना मुश्किल है। आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर BLA वाले जो हैं वो असला लेकर आम घूम रहे हैं। इससे पहले याद कीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान असम्बली के फ्लोर पर बयान दे चुके हैं कि बलूचिस्तान हमारे हाथों से जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने यहां तक कह दिया कि बलूचिस्तान के 4-5 अजला ऐसे हैं कि अगर आज वो अलहदगी का, जी ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज वो अलहदगी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उसको मान लेगी और वो पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं, ये हालात हैं। और फिर उन्होंने एक्यूज़ किया मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को, नाम लिए बगैर, कि जब हुकूमत तब्दील हुई तो वो अफ़गानिस्तान गए और उन्होंने अफ़गान तालिबान के साथ सब मामला तय किए, और फिर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया इसलिए मैं इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इन्होंने सब किए कराए पर पानी फेर दिया और जो किया कराया था उसको तबाह कर दिया, और इनसे सब कुछ करके इनके हाथ में दिया, ये उसको भी कामयाब नहीं कर सके। कल की जो खबर थी हमारे व्लॉग में हम कवर नहीं कर सके थे, वो खबर ये थी कि जो गवादर से बुलान की साइड का एरिया है और खुशदार का और ये जो मुलक्का इलाके हैं, इनमें BLA ने नाके लगाए हुए थे सड़क पर, और पिछले 8-9 घंटे से वो हर गाड़ी को रोक कर चेक कर रहे थे, और वहाँ पर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कोई नहीं थे। अवाम उनको तलाशियाँ दे रही थी, वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को छोड़ रहे थे और मर्ज़ी से रख रहे थे। अभी चंद दिन पहले आपको खबर दी है कि कोयटा से जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के अंदर, मीन ज़ाहिर है कोयटा भी पाकिस्तान का इलाका है, लेकिन कोयटा से पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के अंदर, कोयटा से शुरू होके जो बसें आ रही थी, उनमें से एक बस जिसके ऊपर
फैसला आबाद के लोग सवार थे, उनको उतार कर कत्ल कर दिया गया था, 7 लोगों को कत्ल किया गया था। पूरी कहानी आपके सामने हमने रखी थी कि किस तरीके से उनका बेमाना कत्ल किया गया था, क्योंकि वो कोयटा से लाहौर की तरफ वो बस आ रही थी। उसके बाद फिर बसें चलाने वालों ने बेचारों ने हड़ताल कर दी थी, बसें बंद कर दी थी, क्योंकि वो वहाँ बलूचिस्तान में सेफ़ महसूस नहीं कर रहे। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अब तो खालिद मगसी साहब का अपना बयान है कि बलूचिस्तान में भी कोई नहीं जा सकता। फजलुर रहमान साहब का बयान मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा उमर अयूब साहब भी बयान दे चुके हैं कि वहाँ झंडा नहीं लहराया जा सकता पाकिस्तान का, वहाँ पर कौमी तराना नहीं पढ़ा जा सकता पाकिस्तान का। ये तमाम बयान देखिए, शमाली वज़ीरिस्तान की आज की सूरत हाल देखिए। और अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे जो हमारी मिलिट्री टॉप लीडरशिप है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पहली खबर ज़रा सुन लीजिए। अहमद फराद, आपको पता है कश्मीरी शायर हैं और बहुत ही बेहतरीन एक पाकिस्तान के शहरी, कश्मीर के शहरी, जिनके अंदर आज़ादी की तड़प है, जिनके अंदर ह्यूमन राइट्स की तड़प है, जिनके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की तड़प है, जो अपने हक़ के लिए खड़े हैं। इनको ISI ने अगवा किया था, इनको वो छोड़ नहीं रहे थे। फिर भला हो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पटिशन सुनी थी जो इनकी बीवी ने दायर की थी, और फिर उन्होंने जब कहा कि सेक्टर कमांडर को हाज़िर किया जाए तो ये अहमद फराद साहब को फिर अचानक कोहाला पुल के ऊपर ला के छोड़ा गया, और पुलिस ने कहा कि हमें कोहाला पुल से मिले, और इन पर FIR दे दी और इनको कश्मीर के एक थाने में बंद कर दिया। और काफ़ी दिनों के बाद इन्हें वहाँ से ज़मानत मिली। उसके बाद से ये लगातार बरसरे पैकार है। जो जुल्मत है उसकी शब के ख़िलाफ़ जो भी प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना 26 नवंबर, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर थे। इनके साथ, इनके हाथों में लोग शहीद हुए, इनके हाथों में उनका खून जो है वो लगा हुआ था, इनके कपड़ों पर उनका खून लगा हुआ था। लेकिन इनको अब सज़ा ये दी गई है कि इनकी बीवी पर झूठा कत्ल का मुकदमा कर दिया गया है। जी हाँ, इनकी बीवी पर झूठा, उनकी जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है नीचे कोई किसकी मौत हुई किसी की, और उसकी लाश वहाँ पर मिली, और वो लाश इनकी बीवी पर डाल दी गई। इन पर नहीं डाली गई, इनकी बीवी पर डाली गई। और वजह क्या थी, उस वक्त क्यों डाली गई थी? क्योंकि वो परसू कर रही थी अपने शौहर के अगवा को, और उनको खामोश एजेंसीज करवाने की कोशिश कर रही थी। वो खामोश नहीं हुई, जिसकी वजह से उन पर झूठा कत्ल का मुकदमा डाल दिया गया। ज़मानत पे थी। अब जज ने तमाम सबूत, तमाम बातें सुनने के बाद केस खारिज करने की बजाय इनकी बीवी का आज रिमांड दे दिया है। एक तरफ मैंने आपको जो वज़ीरिस्तान में हुआ वो बताया है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो बताया है। कश्मीर ज़ाहिर है हमारा बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट है। अहमद फराद कश्मीर से हैं, पहले उन्हें ISI ने अगवा किए रखा, उनके साथ क्या सलूक किया, अब उनकी बीवी के ऊपर झूठा कत्ल का। ये मैंने खबर पढ़ दी, आपने सुन ली, मैंने तज्जिया कर दिया, आपने सुन लिया, लेकिन ज़रा महसूस कीजिए कि अगर ये आपके घर में किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो फिर क्या हो। झूठा कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज करके उनको जो है वो जेल की काल कोठरी में डाल दिया। अब आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो भी आपको इसी से रिलेटेड बताएंगे कि हमारे टॉप ऑफिशियल्स जो इस वक्त बैठे हैं उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। फिर मैंने लम्स और हॉर्स एंड कैटल शो की तरफ भी आना है, क्योंकि उसके भी आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अब महसूल भी हो रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं। अगली खबर है जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खेती बाड़ी की ठानी है, और अब चोलिस्तानी जो छोटे छोटे काश्तकार हैं 100 की तादाद में, वो रोते बिलखते लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है, उसके बहावलपुर बेंच से। उन्होंने वहाँ पर आके इस्तदा की है कि उनके बुज़ुर्गों ने कई दहाइयाँ पहले, शायद 70 साल पहले, शायद 100 साल पहले का, 100 तो नहीं हुए होंगे, पाकिस्तान बनने से बाद ही ये प्रोसेस शुरू हुआ होगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि बहुत दहाइयों पहले से वो वहाँ पर आबाद हैं। उन्होंने रेत के उन टीलों को, ज़ाहिर उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं थे, कुछ नहीं था, हाथों से, बैल से, हल से मेहनत करके उन्होंने उन रेतली ज़मीनों को आबाद ज़मीनें बनाया। उनसे ज़ाहिर रेत उठाई, नीचे से ज़रखेज़ ज़मीन निकाली, उसको काश किया, बार बार काश किया, और उसकी साख्त को तब्दील किया, या साख्त को काश के काबिल कम अज़ कम बनाया, और इस पर उनकी नस्लें रुल गईं। और आज जो हमारी मिलिट्री के टॉप जनरल्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब हमने खेती बाड़ी करनी है, तो उन्हें उस ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, और उनको नहीं पता कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि उनके घर भी उसी ज़मीन के अंदर हैं,
वहीं पर खेती बाड़ी करते हैं, वहीं पर रहते हैं, वही उनका ब्रेड एंड बटर है, वही उनकी लाइवलीहुड है, और वो वहाँ पर सदियाँ तो चले नहीं कह सकते, लेकिन सदियों जैसा वक्त ही उन्होंने वहाँ गुजारा हुआ है, और उन्हें कोई पता नहीं वो कहाँ जाएंगे और क्या कमाएंगे, उनसे उनका घर जो है वो छीना जा रहा है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक बहुत ही उम्दा जज हैं, उन्होंने मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, फिर उनके पीछे पड़ जाएंगे, उन्होंने फैसला किया था, इसी तरह के केस में फ़ैसला किया था कि अगर किसी ने ज़मीन आबाद कर रखी है और वो ज़मीन आपको चाहिए और गवर्नमेंट की ज़मीन है और आपने नीलाम करनी है, तो नीलाम करने में पहला हक़ उन्हें दें। पूरी दुनिया में ये मरवजा असूल है, अगर आप कहीं पर किराएदार भी हैं, लीज़ आपने ली हुई है, और अगर वो प्रॉपर्टी बिकती है तो पहला हक़ आपको दिया जाता है। और ये तो मैं प्राइवेट बात कर रहा हूँ, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई तो रियासत की प्रॉपर्टी है और वो रियासत के शहरी हैं, मीन वो रियासत में हिस्सेदार हैं, रियासत पर उनका हक़ है। अगर रियासत का उन पर हक़ है तो उससे पहले उनका रियासत पर हक़ है। और वो गरीब लोग हैं, उन्होंने दहाइयाँ लगाकर इस ज़मीन को आबाद किया है, अब उनको निकाला जा रहा है। 100 के करीब चोलिस्तानी जो है, गरीब मफलूकुल हाल लोग, वो अब हाई कोर्ट की पता नहीं फ़ी उन्होंने कैसे अफोर्ड की होगी, वकील कहाँ से किया होगा, वो हाथ जोड़े हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं कि जनरल साहबान से कहा जाए कि हमें ज़मीन से बेदखल ना किया जाए। अब हाई कोर्ट क्या, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट सामने लेटी हुई है, तो कौन जनरल साहबान को कहेगा कि आप ये ज़मीन ना लें। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि पिसे हुए तबके की खबर है, मैं इस पर नज़र रखूँगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारों की ऐसी खबरों में दिलचस्पी नहीं है, जब ऐसी खबर देते हैं तो आप कहते हैं गिल साहब क्या बोरिंग खबरें आप दे रहे हैं, कोई और मसाले वाली खबर बताएं। तो इसलिए भले आपको ये पसंद आए ना आए, मैं इस खबर को फॉलो करता रहूँगा और आपके सामने जो मेरा फ़र्ज़ है आवाज़ उठाने का, वो आवाज़ आपके सामने उठाता रहूँगा। अच्छा, कई दोस्त कहते हैं कि आप हमें सिर्फ इमरान खान साहब की जेल की सूरत हाल बताया करें, ये ना बताया करें। ये भी इमरान खान की खबर है जो मैंने अभी आपको दी है। अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो जो काम मैं कर रहा हूँ वो उनके लिए वो कर रहे होते, वो इन चोलिस्तानी गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे होते। ये भी मैं इमरान खान का ही काम कर रहा हूँ जब किसी पिसे हुए तबके की बात कर रहा हूँ, जब मैं अहमद फराद और उसकी बीवी के हकूक़ की बात कर रहा हूँ, जब मैं वज़ीरिस्तान के अंदर हमारे शहीद फ़ौजियों के साथ क्या हुआ है वो बता रहा हूँ, जब मैं खालिद मक्सी ने कहा है कि बलूचिस्तान में अब कोई जा नहीं सकता वो खबर दे रहा हूँ। ये तमाम वो बातें हैं अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो वो करते। ये उन्हीं का पैगाम है। ज़ाहिर है कुछ खबरें डायरेक्टली उनसे रिलेटेड होती हैं और कुछ उनके नज़रिए से रिलेटेड हैं। कई दफ़ा आप मिक्स करते हैं कि हम इन खबरों को क्यों शामिल करते हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो ज़ाहिर है इन्हीं से रिलेटेड खबर अब आपके सामने रखनी है, जो लम्स में आफ्टर शॉक्स आए हैं। लम्स से नई वीडियो फुटेज सामने आई है। आवाज़ मैं नहीं सुनवाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ही ख़तरनाक बातें हैं। ख़तरनाक कोई ऐसी नहीं कि उन तलबा ने कोई जुल्म कर दिया है, वो कड़वा सच है जो तलबा बोल रहे हैं, जो शायद मैं बोलूँगा तो फिर हाहाकार मचा देंगे। और मैंने आपको बताया कि मैं वो अकलौता लोन वुल्फ आप कह लें मुझे, या मुझे ऐसा शख्स कह लें जिसके साथ किसी की नहीं बनती, जो भी आपने कहना, अच्छा कहना बुरा कहना, दोनों मैंने आपको ऑप्शन दिए। मेरी तो जान के दुश्मन पहले ही सारे हैं, तो फिर अंदर और बाहर से मेरे पर हमले हो जाते हैं कि ये देखें पार्टी पॉलिसी ये है, ये इन्होंने क्या चला दिया है, क्या सिखा दिया है, इन्हें कोर कमेटी से निकालो, इन्हें पॉलिटिकल कमेटी से, फिर वो तमाम टाउट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा मुहतात रहता हूँ बहुत सारी बातों में। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें कहा यह जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये फ़ौज की मलकियत नहीं है, ये हमारी है। ये मुल्क जो है ये फ़ौज की मलकियत नहीं है, ये हमारा है। ये नारे तलबा लगा रहे हैं। अब इन नारों पर मैं क्या तबसरा करूं, लेकिन ये आपको बता सकता हूं कि चंद दिन पहले ही शाकिर अवान साहब ने जो इंटरव्यू किया था मलिक साहब का, जो हमने आपके सामने भी रखा था, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था मलिक साहब ने कि जब DGISPR से इसी तरह के सख्त सवालात लम्स में किए गए तो उन्होंने कहा अगर आपको फ़ौज का किरदार पसंद नहीं है तो आप पाकिस्तान छोड़ दें। ये मैं नहीं कह रहा, दोबारा शाकिर अवान साहब ने ये रिपोर्ट किया था इंटरव्यू मलिक साहब का, और उन्होंने ये बताया था, वो आंखों देखा हाल बताया था कि वहाँ DGISPR ने कहा कि आप फिर पाकिस्तान छोड़ दें। तो उस पर क्या लेदे हो चल रही है उस दिन की वो तो आपको पता ही है। और अब ये आफ्टर शॉक्स वहाँ से आ रहे हैं कि लम्स के तलबा जिन्हें सब मम्मी डैडी कभी कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आप जो उनका शऊर है उसको देखिए, जो उनका रिजॉल्व है उसको देखिए, और जिस तरीके से वो खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं उस चीज़ को देखिए, तो आपको समझ आएगी कि सोशल मीडिया हो या ग्लोबलाइजेशन हो, इसने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया है और अब लोग सोचने पर मजबूर हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है, और वो अब नई फुटेज जो आ रही है, और फुटेज आ रही है इस वक्त मेला मवेशियाँ या घोड़ा और गाय शो या
ہارس اینڈ کیٹل شو کے اندر سے، جہاں پر بڑے ہی انہماک کے ساتھ مریم نواز اور آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری اکٹھے بیٹھے ہیں، محو گفتگو ہیں اور بہت ہی انہماک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. بہت ہی زیادہ اس کے اندر گفتگو کے اندر ایک دوسرے کی گفتگو کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اور اب اگر مریم صاحبہ کا اتنا زیادہ انہماک والا ڈسکشن چل رہی ہے تو ان سے کوئی سول سپریمیسی کی ہی بات کر لیں. نارملی تو ایک پیج پر لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ایک پیج سے آگے ہے. مین انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر لگ رہی ہے، تو کیوں نہ ان سے آپ کوئی سول سپریمیسی کی بات کر لیں. جو آپ کے ابا کہتے رہے ووٹ کو عزت دو، کم از کم آپ لوگ ہی عزت لے لیں. خیر یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کا سول سپریمیسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ تو خود اسی جنرلز کے گملے میں پیدا ہوئے ہیں، نسل در نسل آپ وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. لیکن بہرحال چلیں، دھوکے کے لیے ہی صحیح کوئی ایسا بیان دے دیں، کیونکہ باقی کسی کو تو چھوٹ نہیں ہے. کم از کم آپ کچھ بھی کہہ دیں گی تو میں آج کھلے لفظوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. آج بھلے دوبارہ آپ نعرے لگوا دیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جیسے پہلے آپ نے لگوائے تھے، یقین کریں آج بھی آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ آپ کو مکمل امیونٹی ہے، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اس لیے ایک تو یہ جو وہاں سے گفتگو آ رہی، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں. ڈفرینٹ لوگ جو بہت زیادہ آپ کہیں کہ معاملات کو سمجھتے ہیں یا اندر کی انفارمیشن رکھتے ہیں، ان میں سے کئیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ریٹس شائع کیے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ 70 لاکھ روپے میں راحت فتح علی خان آئے، تو کسی نے کہا کہ 4 کروڑ روپے میں آئے، تو کسی نے کہا کہ 3 کروڑ میں آئے. ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں کروڑوں روپے انوالو ہیں، اناؤنسر سے لے کے تمام چیزوں میں، اور اوور آل خرچہ جو ہے وہ اربوں روپے میں جاتا ہے. دوسری طرف چولستانی جو غریب کاشتکار ہیں، بالکل غریب کاشتکار، 2-2 4-4 1-1 3-3 ایکڑ، ایسے لوگ جن کے گھر میں روٹی پوری نہیں پکتی، وہ ہائی کورٹ میں وکیل پتہ نہیں کہاں سے قرضہ لے کے وکیل کر کے جنرل صاحبان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھروں سے بے دخل مت کریں. اچھا جی، اسی میں سے اگلی خبر نکلتی ہے، اور وہ اب عظمہ بخاری صاحبہ نے خوشخبری سنائی ہے قوم کو. خوشخبری تو بنتی ہے، ظاہر ہے اس ساری جو بھی آپ نے پچھلے دنوں میں جو کچھ بھی دیکھا ہے، اس کے بعد خوشخبری تو قوم کو ملنی تھی. اب آپ گھبرا نہ جائیے کہ میں کس خوشخبری کی بات کر رہا ہوں، مطلب کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے یا اس طرح کی کسی چیز پہ نہ گھبرا جائیے گا کہ ہم نے وہ پیسے گننے کیسے ہیں. خوشخبری یہ دی ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہ مریم نواز دوسری خاتون وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں. یہ ہم نے چند دن پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے سب کی ذمہ داری لگائی ہے، اور جو کل نہیں بلکہ آج صبح کے ولاگ میں ہم نے آپ کے سامنے پاکستان کی تمام اخبارات کا فرنٹ پیج رکھا تھا، جس میں یہ بتایا تھا کہ تمام فرنٹ پیج جو ہیں وہ چودھرانی کہہ لیں یا آپ انہیں رانی کہہ لیں یا مہارانی کہہ لیں، یا اب تو ان کا بھی جو رتبہ ہے، جو ان کا کھڑاک ہے، جو ان کا میں یہ کہوں گا کہ جتنی وہ دبنگ ہے، ان کو آپ جنرل ہی کہہ لیں. وہ بھی اب کوئی جرنیل قسم کی وہ خاتون لگتی ہیں. تو وہ جو جرنیل قسم کی خاتون ہے وہ بھی اب اگلی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اور عظمہ بخاری نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلی وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں. ہم نے یہ بات آپ کو چند ہفتے پہلے بتائی تھی، کوئی اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا، یہ کوئی اندر کی خبر میں نے آپ کو نہیں دی تھی، یہ میرا تجزیہ تھا. بہت سارے اور لوگوں کا بھی تجزیہ ہوگا، آپ میں سے بھی کئی لوگوں کا ہوگا، تو میں ہرگز ایسا کوئی آپ کے سامنے جاوید چودھری صاحب کی طرح کوئی ایسا افلاطون نہیں بن رہا کہ یہ بات صرف میں نے آپ کو بتائی تھی. میرا خیال ہے نوشتہ دیوار ہے، آپ سبھی پڑھ رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو 2 ہفتے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ اب ان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں چل پڑی ہیں، اور یہ جو اخبارات میں پوری کی پوری اخبارات ایک قسم کی ان کے لیے درباری قسم کی زبان کے ساتھ پورے پیج شائع ہوئے ہیں. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ملٹری کی سائٹ سے جو مشتاق صاحب ہیں انہوں نے میڈیا کو احکامات دیے کہ یہ پورے کا پورا پیج جو ہے یہ مریم کے لیے چھاپنا ہے. تو اب دونوں طرف سے، سول ہو یا ملٹری ہو، بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی اور کا امیج بنے نہ بنے، بھلے ہمارے اپنے پلے ککھ نہ رہ جائے. مطلب جو ڈی جی صاحب کے ساتھ ہوا، دوسری طرف بھلے ہمارے پلے ککھ نہ رہ جائے، لیکن مریم نواز کا امیج جو ہے، برانڈنگ جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی. جب ایسے آہنی ہاتھ
مریم صاحبہ کی برانڈنگ کی ذمہ داری لے لیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کی برانڈنگ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو برانڈنگ ہے وہ پھر بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی برانڈنگ کو اب محفوظ ہاتھوں نے اپنے اندر تھاما ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب ان ہاتھوں نے تھام لیا ہے تو اب دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی. اب وہ برانڈنگ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جائے گی. برانڈنگ کہہ رہا ہوں, وہ برانڈ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا مریم نواز شریف صاحبہ کا, اور ایک دن ان کو وزیر اعظم بنوا دیا جائے گا بہت جلد. شہباز شریف بیچارے تھوڑے کنگڑے پھر رہے ہیں, نہ ہی وہ ہارس اینڈ کیٹل شو, کہیں انہیں منہ نہیں لگایا جاتا, نہ چولستان میں نہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں. غلطی سے ایک جگہ وہ اماراتی صدر کی میٹنگ میں مریم صاحبہ کے ساتھ چلے گئے تھے, وہاں کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کس دن اندر کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے. خبریں اور بھی تھیں لیکن چلنے سے پہلے میں نے صرف آپ کو کل میں نے اس پر ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, آپ کو بتاؤں گا. عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے, میں نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے, سب نے کیا ہے. اس کے اوپر صرف ایک بات چلتے چلتے بتاؤں گا. اس ٹویٹ کے اوپر میں نے مکمل کل کے ویلاگ میں پہلا ٹاپک وہ رکھنا ہے کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں جو انہوں نے کی ہیں اور ان کی مجھے تھوڑی سی انفارمیشن اور چاہیے کیونکہ ابھی ٹویٹ آیا ہی ہے. تو جو لوگوں نے مل کے آئے میں ان سے بات چیت پہلے کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس ٹویٹ کی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو فارغ کرنے کی وجہ بتائی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ پارٹی ڈسپلن بار بار توڑ رہے تھے, اس لیے ان کو فارغ کیا. عمران خان نے کہا میں نے انہیں بار بار منع کیا کہ پارٹی کے خلاف بیانات نہ دیں, اپنی ہی پارٹی کے خلاف جنگ نہ کریں, وہ باز نہیں آئے تو پھر ان کو نکالا گیا ہے اور اب ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب نے بڑا دو ٹوک اعلان کیا. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو میڈیا ٹیم ہے, جو بھی ایک دو لوگ ان کے ساتھ, میڈیا ٹیم تو کیا ہونی, کوئی ایک آدھ ہوگا بندہ جو ان کے ٹویٹ ری ٹویٹ کرتا ہے, اس نے پڑھے بغیر ہی اس نے چھکا مار دیا, عمران خان صاحب کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیا ہے. اسکرین شاٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ نیچے انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے پوری بات کیا کی ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ کا نظریے سے کوئی لینا دینا نہ ہو, آپ کا مقصد صرف خانہ پوری ہو, ٹک مارک کرنا ہو. تو کیونکہ آج کل یہ حساب ہوتا ہے کس نے ٹویٹ ری ٹویٹ کیا ہے کس نے نہیں کیا, تو انہوں نے ٹھوک کے ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کر دیا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.